हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आज का टॉपिक करते हैं और आज हमें पढ़ना है एलसी ऑसिलेशन। मतलब किस तरीके से एक एलसी सर्किट में एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फ्लक्चुएट हुआ करती है। ठीक ना बेटा, यू कैन कम दिस साइड, है ना, आराम से कंफर्टेबली, फाइन, ओके। तो एनर्जी किस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फ्लक्चुएट हुआ करती है, देखिएगा इसको। तो बेटा आपके पास कोई एलसी सर्किट है, एलसी सर्किट को बेटा हम टैंक सर्किट भी बोलते हैं। ये देखिए आपके पास ये पैरेलल एलसी सर्किट बना हुआ है। आप पैरेलल बोलो या सीरीज बोलो, ये तो खैर एक ही ऑर्डर में लगा हुआ है। ओके, ये एल और ये सी सर्किट बना हुआ है। दिस इज एल एंड ये सी सर्किट बना हुआ है। बेटा मान के चलो कि आपने स्टार्ट में कैपेसिटर इसमें चार्ज करके लगा रखा है, तो कैपेसिटर के ऊपर आपके पास कुछ चार्जेस हैं। आप इसको 5 पॉजिटिव मान लो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 निगेटिव यहाँ पे होंगे। अब ये क्या करेगा बेटा, कैपेसिटर एज ए सोर्स काम करेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस डायरेक्शन में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी सेव है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो ये स्टार्टिंग कंडीशन है, इसको बोलेंगे एट t इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 0 पे देखा जाए यदि, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, UE इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम है। और क्योंकि ये मैग्नेटाइज नहीं हुआ है, जस्ट आपने लगाया ही है, तो UB यानी मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? 0। मैग्नेटिक एनर्जी 0 है। अब देखिए कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होता है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर करंट फ्लो करने लगेगा और इसको डिस्चार्ज करेगा। मान लीजिए डिस्चार्ज होने के बाद इसके पास कितने प्लस बचे? 3 प्लस बचे और 3 माइनस हो गए। ओके, इसके पास 3 प्लस बनते हैं, 3 माइनस हो जाते हैं। ओके, एक काम करो, आप अपने समझने के लिए यहाँ पे 6 प्लस ले लो और 6 माइनस ले लो, तो जस्ट आधे हो गए। तो 3 प्लस और 3 माइनस, मतलब ये इलेक्ट्रिकली कम हो रहा है, कमजोर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कम हो रहा है। तो ये क्या होता जाएगा बेटा? ये मैग्नेटाइज होता जाएगा, ये अपना मैग्नेटाइज होता गया। ओके, इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, फ्लक्स इसमें इस डायरेक्शन में बनना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए क्या होगा ऐसा करने से। ओके, तो एट टाइम t इक्वल टू 8, टाइम t इक्वल्स टू 8 पर, टाइम t बाई 8 पर देखा गया है कि टोटल एनर्जी जो है दोनों की इक्वल हो जाती है, आधी आधी एनर्जी हो जाएगी दोनों की। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी रहेगी इसके पास, उतनी मैग्नेटिक एनर्जी इसके पास बचेगी। U इक्वल टू UB, ठीक है ना। ये मैग्नेटाइज हो गया और ये डिस्चार्ज होने लग गया और ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया, ठीक है ना। यदि मैं एक साइकिल बनाऊं AC का, तो आप इस तरीके से समझो बेटा इसको। ये बेटा है 0, ये है टाइम t, ये जस्ट है टाइम t का आधा, ये 100 और ये टाइम t का 1/4 t/4। तो t/4 ये क्या हो गया बेटा? 3t/4, मतलब टाइम का 1/4, ये 2/4 सेकेंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। अभी आप बेटा यहाँ पे हो, दिस कंडीशन इज कॉल्ड t/8। समझ गए ना। तो देखो अब ये क्या है, करंट फ्लो हो रही, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेट होता जा रहा है और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। आप यहाँ पर पहुंच गए थे, अब आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। आप कहाँ पर पहुंच जाओगे? यहाँ पर t/4 पे। तो t/4 पे ये इसको फुल्ली मैग्नेटाइज कर चुका होगा और ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर फुल टू डिस्चार्ज। तो देखिए अगले केस में t इक्वल टू t/4 आने पर ये बेटा देखो, ये कैप फुल्ली मैग्नेटाइज हो चुका है ये, और यहाँ पे ये जो है ये टोटली ब्लैंक हो चुका है। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू 0 एंड मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम, मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है ना। कब? t/4 पे। t/4 को आप बोल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ t/8, t/8 के सेकेंड में इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू 0 एंड मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम। अब आ गया बेटा समझ में, कोई दिक्कत? अब ये देखो क्या करेगा, अब ये सोर्स बन जाएगा। अभी क्या बन जाएगा? अभी तक इसने इसको चार्ज किया, अब ये इसको वापस रिचार्ज करेगा। अब ये अपना ये बनेगा करंट सोर्स। क्या बनेगा? ये करंट सोर्स। अब ये करंट इस तरफ से ड्रॉ करना इसको शुरू कर देगा, इसमें भरना शुरू कर देगा। तो चलिए देखते हैं आगे वाले केस में। अभी तक हम कहाँ तक आ गए थे? ये आ गए थे, यहाँ से यहाँ आ गए। अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ से यहाँ, ये क्या था? t/8 है ना, ये था 2t/8, ये क्या आएगा बेटा? 3t/8। तो हम इस पॉइंट पर जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 3t/8 पर।
तो हम 3t/8 पर जाएंगे तो क्या करेगा ये, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है स्मॉल t इक्वल टू 3t/8 पर, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर जो है इसको वापस रिचार्ज करना शुरू कर देगा। सो रिचार्ज करेगा तो ये वाला पोल प्लस हो जाएगा और ये पोल क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। अपोजिट पोलरिटी आ जाएगी, करंट से इस तरीके से इसको चार्ज करना शुरू कर देगा। नाउ बेटा इसके पास अब देखो, पहले क्या था, ये लबालब हो गया था एनर्जी से, यूबी मैक्स हो गई थी, यूई क्या हो गई थी, 0। इतने पॉइंट पे आके बेटा यूबी हो जाएगी यूई के इक्वल, मतलब जितनी एनर्जी इसके पास उतनी एनर्जी इसके पास, सॉरी ये जितनी एनर्जी इसके पास उतनी एनर्जी इसके पास, क्योंकि ये इसको चार्ज कर रहा है। अगले केस में बेटा 3t/8 आप यहाँ पर है। अगला केस कहाँ आएगा बेटा, t/2, जस्ट हाफ पे। तो नेक्स्ट देखिए t/2 पे क्या करेगा ये, t/2 पे ये हो गया, ये बेटा इसको फुल टू रिचार्ज कर देगा, मतलब 6 प्लस इसके सामने आ जाएंगे समझने के तौर पे, 1 2 3 4 5 6 और 6 माइनस इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, ओके 6 माइनस आ गए बेटा। इसने क्या करा, इसको फुल टू रिचार्ज कर दिया बेटा, ये बन गई प्लेट प्लस और ये बन गई प्लेट क्या, माइनस। समझ में आ गया ना बेटा, करंट इस तरीके से जा रही थी, इसको रिचार्ज कर दिया। इस समय बोलूंगा इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है बेटा, मैक्सिमम होगी, और ये तो खाली हो चुका है ना बेटा, तो यू बी इक्वल टू कितना होगी, 0। यहाँ पे बेटा फ्लक्स ज्यादा थे, जब ये कम हो रहा था तो इस तरीके से इसके थोड़े से कम हो गए होंगे, मतलब आधे आधे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट केस में देखिए u इक्वल टू मैक्सिमम हो गया, u भी इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब देखो बेटा ये चार्ज कैसा हुआ है, नीचे की प्लेट पॉजिटिव है और ऊपर की प्लेट क्या है, नेगेटिव। तो फिर किसके जैसे काम करेगा, बैटरी के जैसे, और वापस इसको रिचार्ज करना शुरू कर देगा, बट इस बार अपोजिट डायरेक्शन में रिचार्ज करना शुरू करेगा। पहले किस तरफ से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया था, इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लॉकवाइज तरीके में वही आ जाएगा बेटा। इसके फर्स्ट केस ये देखो, अभी इस पे है ये, बस फर्क कितना है, ये सारे प्लस हैं ये सारे माइनस हैं। अब अभी देखो, मतलब आप इक्विवेलेंटली कहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो। तो यदि मैं इस डायग्राम को यहाँ बनाऊं तो कैसा चलेगा बेटा, यहाँ पे ये प्लस 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 प्लस। अच्छा सिचुएशन कौन सी है बेटा, सिचुएशन ये वाली है, t/2 पे खड़े हो आप, है ना, एट स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल t/2, ओके। देन बेटा देखिए अभी ये प्लस है और ये माइनस है ना। ये सिचुएशन में वापस दे देता हूँ बेटा, ये सिचुएशन है t इक्वल टू कैपिटल t/2। यहाँ पे एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी है मैक्सिमम और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है, 0। अब चलिए इसको चार्ज करना शुरू करता है, t/2 के आगे जाओ बेटा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा। तो क्या था, t/8 1 जा, t/8 t/8 2 जा, t/8 3 जा, t/8 4 जा, और ये आएगा बेटा t/8 5 जा, मतलब 5t/4, सॉरी 5t/8, 5t/8। तो अगले केस में देखो बेटा 5t/8 की मैं बात करता हूँ, तो ये 5t/8 में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगी, मतलब ये इंडक्टर है बेटा, करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगी, फ्लक्स सेटअप होने लगेगा इस डायरेक्शन से, और एनर्जी हो जाएगी आधी आधी, मतलब इसके पास बचेंगे 3 प्लस, ऊपर आएंगे 3 माइनस, एनर्जी हो गई हाफ। तो हम लिखेंगे यू ई इक्वल टू कितना, यू बी, यू इक्वल टू यू बी, समझ गए ना। और टाइम कितना है बेटा, 5t/8, 5t/8 के बाद बेटा 6t/8, चलो 6t/8, 6t/8 को ही तो 3t/4 कहते हैं, 6t/8 काट दो बेटा, 2 से 3 बार और 4 बार, तो 3t/4। अगले केस में देखो बेटा क्या होगा, ये इसको और ज्यादा रिचार्ज करेगा, मतलब मैग्नेटाइज करेगा और अपनी एनर्जी पूरी खो देगा ना। तो क्या सिचुएशन बन जाएगी बेटा, देखो एक कोई सिचुएशन ये बनेगी, ये ब्लैंक हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये जो है पूरे तरीके से मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये पूरे तरीके से इसमें इसको मैग्नेटाइज कर देगा। तो ये ब्लैंक हो गया और यहाँ पे u भी हो जाएगा मैक्सिमम, u भी इक्वल टू मैक्सिमम, ओके, एंड u इक्वल टू 0 एंड u e इक्वल टू 0। टाइम क्या है बेटा, t इक्वल टू 6t/8, मतलब आप यहाँ पर पहुँच चुके हो 6t/8 पर, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट इसका केस आगे आ रहा है। अब देखो बेटा क्या करेगा, अब इसको ये फिर से मैग्नेटाइज करेगा, किस डायरेक्शन में करंट जा रही थी बेटा, इस डायरेक्शन में, तो अब ये फिर से इसको रिचार्ज करना शुरू कर देगा। यस, कहाँ पर आ गए हम, 6t/8 पे आ गए। इस डायरेक्शन में करंट जा रही थी बेटा, अगले स्टेप में देखो इसको रिचार्ज करना शुरू कर देगा। अभी तो ये ब्लैंक हो गया ना, अब इसको ये रिचार्ज करेगा बेटा, अगले केस में किसको, कैपेसिटर को रिचार्ज करेगा, कौन, इंडक्टर। तो ये देखिए इस तरीके से, तो चलिए 3 प्लस आ गए इसके पास, और 3 क्या आ गए,
माइनस, मतलब अभी फुल्ली रिचार्ज नहीं किया था, एक बात मैं बनाना भूल गया था, ये फ्लक्स वाला 3 बना लो बेटा, 3 मतलब इसमें फुल टू मैग्नेटाइज हो चुका है। ओके, अब ये देखिए 3 प्लस और 3 माइनस ये है, तो 3 प्लस और 3 माइनस करने पर बेटा यू भी कितना बचा बेटा, हाफ हो गया, और यू भी क्या हो गया, अपनी मात्रा का आधा, मतलब यू भी इक्वल टू यू। और आप कौन सी सिचुएशन में आ चुके हो बेटा, यहाँ पे आ चुके हो। इसको क्या बोलेंगे बेटा, 6t/8 को 7t/8, दिस इज टाइम t इक्वल टू 7t/8। ओके, फाइनली देखो ये इसको फुल टू रिचार्ज कर देगा और आप पहुंच जाएंगे अपने पहले केस पर, जो पहला केस था, ये इसको फुल टू रिचार्ज कर दिया और ये हो जाएगा 100% पॉजिटिव और ये 100% नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम एंड मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जहाँ से चले थे आप वहीं पर आ गए, समझ गए ना। तो एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन, एनर्जी का फ्लक्चुएशन हो रहा है एल और सी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इसलिए इसे बोलते हैं हम एलसी ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन। अब बेटा आप देखिए, रेफर टू द नोट्स, नोट्स में रेफर कीजिए, 8 डायग्राम देख। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से 8 स्टेप में या 9 स्टेप में जो एनर्जी ऑसिलेशन की प्रोसेस पूरी होती है और t/8 टाइम्स में, t/8 के अंतराल में इसको रिपीट करना पड़ता है, ठीक है ना बेटा। अब चलिए अब अगली बात मैं करता हूँ बेटा, देखिए एनर्जी में मतलब कि एक डायग्राम बना लो। ऑसिलेशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अनडैम्ड और एक होता है डैम्ड, ठीक ना। अनडैम्ड में क्या होता है, चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रिटेन करता जाता है हर बार, और डैम्ड में एनर्जी का लेवल स्लो होता जाता है। जैसे कि आपने घर में कभी कोई थाली गिर गई हो, गिलास गिर गया हो, तो पहले कैसे कहता है, डम ड्रर, तो ये क्या है, इसकी एनर्जी कम होती जाती है, दैट इज कॉल्ड डैम्ड, दैट इज कॉल्ड डैम्ड। अनडैम्ड ऑसिलेशन देखिए बेटा, अनडैम्ड ऑसिलेशन हमेशा एक ही एम्पलीट्यूड में वेरी करेगा। ये देखिए अनडैम्ड है, इसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यदि चार्ज का स्केल है Q, तो यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है बेटा, Q0। ओके, दिस इज टाइम, ये है अनडैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है, ये अनडैम्ड है। नेक्स्ट देखिए यदि डैम्ड ऑसिलेशन की मैं बात करता हूँ, तो डैम्ड ऑसिलेशन देखिए यहाँ पे, ये देखिए एम्पलीट्यूड कम हो रहा है ना, एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है टाइम के साथ, चार्ज की वैल्यू कम होती जाती है, दैट इज कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशन। तो ये अनडैम्ड हो गया और ये डैम्ड हो गया। अब बच्चों मैंने कल लास्ट क्लास में आपको पढ़ाए थे ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में थोड़ी सी बातें रह गई थी। ट्रांसफार्मर मेरे को 2 टाइप के आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाने हैं, वो मैं रह गया था। चलिए आइए देखते हैं कि वो 2 टाइप के ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं। ओके, देखिए ट्रांसफार्मर में कल मैंने आपको बताया था कि E सेकेंडरी अपॉन E प्राइमरी दैट इज इक्वल टू N सेकेंडरी अपॉन N प्राइमरी is equal to I primary upon I secondary and this is called transformation ratio K। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K। अब देखिए यदि if N secondary is greater than N primary, अगर N secondary N primary से बड़ा है, ठीक है ना, मतलब सेकेंडरी कॉइल्स में फेरे ज्यादा हैं और प्राइमरी कॉइल में टर्न्स कम है, सो यू कैन राइट NS अपॉन NP इज ग्रेटर देन 1, NS अपॉन NP इज ग्रेटर देन 1। बेटा NS के नीचे NP आगे ग्रेटर देन 1, और NS की वैल्यू, NS अपॉन NP क्या होता है बेटा, E सेकेंडरी अपॉन E प्राइमरी इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, सो रिजल्ट इज E सेकेंडरी इज ग्रेटर देन E प्राइमरी। तो इसमें क्या हो रहा है, सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्राइमरी आउटपुट वोल्टेज से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, प्राइमरी आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा होगा। और यदि इसी चीज को आप करंट के लिए देखो तो NS अपॉन NP किसके इक्वल हो रहा है बेटा, IP अपॉन IS। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से IP अपॉन IS इज ग्रेटर देन 1, यानी कि IP ग्रेटर देन IS, यानी प्राइमरी वाइंडिंग की जो करंट होगी वो ज्यादा होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट क्या होगी, कम होगी। क्लियर हुआ। तो इससे देखो मतलब ये है कि यदि आपके पास एक ट्रांसफार्मर है और उस ट्रांसफार्मर में यदि आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स ज्यादा हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स, उल्टा हो गया बेटा, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स कम है, ये देखो NS ग्रेटर देन NP, सेकेंडरी में ज्यादा प्राइमरी में कम, तो प्राइमरी में मान लो बेटा इतने से फेरे और सेकेंडरी में आपने ज्यादा से ले लिए, ये ले लिए, समझ में आ गया। तो यदि यहाँ का वोल्टेज ES है और यहाँ का वोल्टेज यदि E प्राइमरी है तो बेटा यहाँ के वोल्टेज का लेवल क्या होगा, ज्यादा। इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बेटा ये कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफॉर्मर। समझ में आ गया? इसे बोलते हैं स्टेप अप। तो क्या होता है, नॉर्मली जहां हमारी बिजली आती है वहां पर 220 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट होता है, 220 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट होता है। इसको अप करके विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर वो बहुत हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया करते हैं, बहुत हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया करते हैं। कारण बेटा देखो, यहाँ पे वोल्टेज कम है, यहाँ पे वोल्टेज कम है। मैंने कल बताया था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज कम रहेगा तो करंट क्या रहेगी बेटा, ज्यादा। करंट क्या रहेगी, ज्यादा। तो यहाँ लो वोल्टेज लेवल पे हाई करंट होती है। करंट क्या होती है यहाँ पे, हाई। तो यहाँ पे हाई करंट होती है। तो हाई करंट पे सिग्नल को आप ट्रांसमिट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करोगे तो लॉस आपके बहुत ज्यादा होंगे। तो आप क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉइल में आप वोल्टेज को बहुत बढ़ा देंगे, वोल्टेज बहुत बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगी। करंट क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे लो करंट पे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है पहुंच जाएगी। लो करंट में लॉस कम होते हैं, लो करंट में लॉस कम होते हैं। समझ गए ना? तो ये हो गया बेटा, ये कहलाएगा स्टेप अप। ठीक है ना? अब देखते हैं स्टेप डाउन। तो स्टेप अप के लिए बेटा के भी ग्रेटर देन 1 होता है, के भी क्या होता है, ग्रेटर देन 1। ठीक है ना? अब स्टेप डाउन देखते हैं। अब स्टेप डाउन देखिए, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को डिक्रीज करना, आउटपुट वोल्टेज को डिक्रीज करना। तो बेटा यदि आप एनपी ज्यादा रखो और एनएस कम रखो, एनपी ग्रेटर देन एनएस, तो बेटा देखो एनएस कम है, एनपी ज्यादा है, तो एनएस अपॉन एनपी क्या होगा, लेस देन 1। क्योंकि कम में ज्यादा का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, लेस देन 1 ही आएगा। सो एनएस अपॉन एनपी इज लेस देन 1, मतलब ईएस अपॉन ईपी इज ऑल्सो लेस देन 1। और यू कैन से ई सेकेंडरी इज लेस देन ई प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा और प्राइमरी इनपुट वोल्टेज ज्यादा रहेगा। तो देखो हालत क्या होगी बेटा, यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने ये कहा है कि प्राइमरी में फेरे ज्यादा हैं, तो बेटा यहाँ पे थोड़ी डेंस कॉइल बना लो, ये ज्यादा और यहाँ पे कम। यहाँ पे बेटा है ई प्राइमरी और यहाँ पे क्या है, ई सेकेंडरी। देखो बेटा कौन निकल रहा है, ई सेकेंडरी बहुत कम है, ई प्राइमरी बहुत ज्यादा है। तो मतलब आप यहाँ पे करंट अगर वोल्टेज का हाई लेवल फीड करोगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे लो लेवल। क्या मिलेगा, लो लेवल। ये वाला ट्रांसफर हम कहाँ यूज करते हैं बेटा, अपनी चार्जर में, मोबाइल चार्जर होते हैं ना बेटा। तो मोबाइल किट का हमारे जो चार्जर आता है तो वो कितने पे लगता है बेटा, 220 पे। और हमारा मोबाइल कितने पे चार्ज करता है बेटा, 3 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे, 3 साढ़े 3 वोल्ट पे। तो बेटा उसको देना पड़ता है हमें 220 इनपुट लेता है और बदले में क्या देता है, 3 वोल्ट। बदले में क्या देता है, 3 वोल्ट। तो ये कह रहा था स्टेप डाउन मतलब जो वोल्टेज के लेवल को घटा दे, दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आया समझ में? तो 2 तरीके के ट्रांसफार्मर है बच्चों हमारे पास, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डन। यहां बेटा मैं आपके एक सवाल करता हूं, बताइए किस साइड की करंट ज्यादा होगी, प्राइमरी साइड की या सेकेंडरी साइड की? सेकेंडरी की, क्योंकि सेकेंडरी का ईएमएफ कम है तो यहाँ करंट ज्यादा होगी और यहाँ प्राइमरी का ईएमएफ ज्यादा है तो इसकी करंट कम होगी। उल्टा चलता है, उल्टे रिलेशन होते हैं। बेटा अब लास्ट टॉपिक बचा, नहीं सेकेंड लॉस्ट, बेटा इसका नाम है लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। क्या नाम है, लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस पढ़ते हैं हम बेटा, कि लॉस इन द ट्रांसफार्मर, इन द ट्रांसफार्मर। बेटा ट्रांसफार्मर में दो लॉस होते हैं। एक होता है बेटा आयरन लॉस, इसे कोर लॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोर लॉस। और एक होता है बेटा कॉपर लॉस। क्या होता है, एक कॉपर लॉस। अब देखो बेटा आयरन लॉस और कोर लॉस क्या है। बेटा ये आपके पास ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर में ये जो पूरा फ्रेम होता है बेटा ये आयरन का बना होता है। ये पूरा जो फ्रेम होता है ये किसका होता है बेटा, बेटा आयरन का। समझ गए ना, ये आयरन का बना होता है। तो बेटा जब आप यहाँ पे एसी सोर्स लगाते हो, एसी चेंजिंग सोर्स, तो क्या सेटअप होता है बेटा, फ्लक्स। क्या सेट होता है, फ्लक्स। अच्छा एसी पहले में प्लस होता है, दूसरे में क्या होता है, माइनस। तो बेटा पहले में ये फुल मैग्नेटाइज ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में होगा, फिर जैसे ही ये प्लस बनेगा ये माइनस बनेगा तो पोलरिटी पूरी चेंज हो जाएगी। मतलब फ्लक्स के चेहरे पहले इस तरफ जा रहे थे ऐसे देखते हुए, वो फिर पलट जाएंगे सारे के सारे। याद आया? तो मैंने आपको एक टर्म बताया था हिस्टेरेसिस। क्या बताया था, हिस्टेरेसिस। आगे चल पीछे मुड़, बार बार ये जो मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन होता है इसमें मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स के बीच में टक्कर होती है। क्या होती है, टक्कर। इसकी वजह से हीट निकलती है। तो बेटा पहला आयरन लॉस कहलाता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, समझ में आया ना।
हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस से बचने के लिए मैंने आपको बताया था उस दिन क्या करना चाहिए, ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए जिसका इंटेंसिटी और मैं एच कर्व, आई एच कर्व क्या हो, पतला हो। क्या हो? पतला हो, मतलब जिसकी परमिबिलिटी हाई हो, जिसकी परमिबिलिटी क्या हो, हाई हो। समझ गया ना? जो बहुत बहुत हाई परमेबल होगा तुरंत मैग्नेटिक फ्लक्स को सेट हो जान देगा, जैसे ऑर्डर चेंज आएगा तुरंत मैग्नेटिक फ्लक्स को पलटा देगा। समझ में आया ना? तो हाई परमेबिलिटी वाला मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए। समझ गए ना? एग्जाम्पल सॉफ्ट आयरन, क्या होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन। यस, तो हिस्टेरेसिस लॉस से बचने के लिए आपको सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। समझ में आया ना बच्चों? चलो, ये हो गई कोर में लॉस। एक और लॉस होती है बेटा, देखो मैंने आपको बताया था बेटा, आपको मैंने बताया था कि यदि आपके पास कोई प्लेन शीट है और आप उसको यदि बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जाए, कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जाए, कोई फ्लक्स यहाँ जाए, कोई फ्लक्स यहाँ जाए, तो आपको पता होगा चेंज इन फ्लक्स जो होती है वो एक अपने पाथ में सर्कुलेट करने लगती हैं एडी करंट। क्या करने लगती हैं? एडी करंट। समझ में आया? तो ठीक इसी तरीके से इसमें होता है ट्रांसफार्मर में। देखिए ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ये ट्रांसफार्मर का कोर है, यहाँ वाइंडिंग लगी हुई है। आप थोड़ा सा इसको काट के देखो यहाँ से, तो ये कैसा दिखाई देगा। ऐसे आपने बीच से काट दिया, आरी चला दी ट्रांसफार्मर के सामने, और फिर आपने इसको सामने करके देखा, तो ये जो टुकड़ा है बेटा ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ये देखिए ऐसा दिखाई देगा। काटने पर सामने से ऐसे करके देखा ना, मतलब ऐसा रखा था और आपने सामने करके देखा तो आपको ये टुकड़ा सामने से ऐसा दिखाई देगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि ये है कि इसके साथ यहाँ पे एसी सोर्स लगा हुआ है। एसी सोर्स के कारण क्या होता है, चेंजिंग फ्लक्स सेट होता है, चेंजिंग फ्लक्स सेटअप होता है। तो फ्लक्स कहता है कि भैया हमें इतना घूमने की क्या जरूरत है, हमें कंटिन्यूअस पाथ चाहिए है, तो हम आयरन के मटेरियल में ही घूम जाएं, हम आयरन के मटेरियल में भी घूम जाएं। तो ये जो करंट बनती है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम एडी करंट। क्या बोलते हैं इनको? एडी करंट। तो अगर आपका आयरन कंटिन्यूअस होगा, अगर आपका आयरन बिल्कुल गिट्टी का गिट्टा कंटिन्यूअस होगा, तो बहुत सारी एडी करंट बन जाएंगी, बहुत सारी एडी करंट सर्कुलेट हो जाएंगी। समझ में आया ना? तो ये बेटा एडी करंट सर्कुलेट हो जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे, ये एडी करंट सर्कुलेट हो गई। इस तरीके से एडी करंट क्या है, सर्कुलेट हो गई। तो आप चाहते हो एडी करंट ना बने, एडी करंट ना बनने के लिए एक ही रास्ता है, हम चाहेंगे कि आयरन को कंटिन्यूअस पाथ ना मिले, कंटिन्यूअस पाथ ना मिले। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो मैग्नेटिक कोर होता है हमारा आयरन का, उसको हम पत्ती 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 में तोड़ देते हैं, मतलब पतली पतली पत्तियां बना देते हैं, जिससे कि एडी करंट को फैलने का मौका ना मिले। और फिर उसको हम एडी मतलब वो होते हैं अपने ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए उन सारी पत्तियों को जोड़ते हैं, बट सारी पत्तियों को इंसुलेशन में डुबा के जोड़ते हैं, जिससे कि कोई भी दो पत्ती के बीच का कोई फिजिकल कांटेक्ट मेंटेन ना रहे, जिससे कि फ्लक्स को कंटिन्यूअस पाथ ना मिले, और फ्लक्स को कंटिन्यूअस पाथ नहीं मिलेगा तो एडी करंट जनरेट नहीं होगी। आई बात समझ में ना? सो दिस इज लॉस, दिस इज कॉल्ड एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर। तो बेटा क्योंकि ये भी कोर के अंदर होता है, तो दो लॉस हो गए, कोर के अंदर होने वाले दो लॉस हैं। एक है बेटा हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा है क्या बेटा, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। अब सवाल उठता है हिस्टेरेसिस लॉस को कैसे दूर करें, सॉफ्ट आयरन का यूज करो। एडी करंट लॉस को दूर करने के लिए क्या कर दो बेटा, कोर को आप क्या कर दो, लेमिनेट कर दो। क्या कर दो? लेमिनेट, लेमिनाइज्ड कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। अगर आप इसको लेमिनेटेड कर दोगे कोर को तो बच जाएगा। तीसरा लॉस होता है बेटा कॉपर लॉस, इसको तुम नहीं रोक सकते हो। तीसरा लॉस जो होता है वो क्या होता है, कॉपर लॉस। इसके लिए तो यही है, अक्षय कुमार की बात मानो, अच्छा तार इस्तेमाल करो, है ना, जिससे घर में जलने का तार के खतरा ना हो। तो क्या होता है बेटा कॉपर लॉस, देखो बेटा वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में आप यहाँ तो लगाते हो, तारें लगाते हो ना, वायर्स यूज करते हो ना, वायर्स किसकी बनी होती है, कॉपर की। तो बेटा जब करंट जाएगी तो कौन सा लॉस होता है, I2R लॉस। करंट हीट इक्वल टू I2RT, समझ गए? तो ये तो कॉपर का है, तो बस यही कर सकते हो भैया कि कम रेजिस्टेंस होगा तो अच्छा बात है। तो वही अक्षय कुमार कहता है कि कम रेजिस्टेंस वाली वायर का इस्तेमाल करो, है ना। बट वो रेजिस्टेंस नहीं बोल सकता, नहीं तो बिना पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या बोल गया, है ना। हेवेल्स वायर दैट डोंट कैच फायर, ठीक है ना। तो बेटा ये मतलब आप कंट्रोल करने के लिए ऐसे तार का इस्तेमाल कर सकते हो जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। एक छोटा सा और लॉस होता है बेटा जिसका नाम है फ्लक्स लॉस, उसका भी अपन कुछ नहीं कर सकते बेटा। होता ये है, फ्लक्स लॉस ये है कि जैसे आपने यहाँ पे वाइंडिंग लगाई, क्या लगाई, वाइंडिंग, तो सॉलिनॉइड का बिहेवियर ये होता है, उसका जो फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फॉर्म में सेट होता है कि नहीं होता है।
तो बेटा अंदर वाला तो पूरा कैरी हो जाएगा, बट ये बाहर वाला जो निकला है ये बर्बाद हो जाता है। इसको बोलते हैं बेटा लीकेज फ्लक्स। क्या बोलते हैं? लीकेज फ्लक्स। तो मेरे बच्चों इसका कोई काम नहीं है, ये बर्बाद होता ही है और होता रहेगा, ठीक है ना। इसके लिए यही कर सकते हो कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को बहुत पावरफुल कपलिंग के साथ जोड़ो, बिल्कुल पास में रखो और बहुत अच्छे से इसको फ्लक्स इसका बर्बाद ना होने दो, ठीक है। और चलिए एक बार बुकलेट से थ्योरी पढ़ लेते हैं। एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर, फर्स्ट इज कॉपर लॉस। यस, फर्स्ट इज कॉपर लॉस. Heat is produced due to the resistance of the copper winding in the primary and secondary winding when current is flows through them. It is called copper loss. This can be avoided by using thick wires for winding. हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा कॉपर लॉस कम हो तो क्या यूज करो? थिक वायर. क्या यूज करो? थिक वायर. मैंने कहा ना कॉपर में हीट जो लॉस होती है वो क्या होती है? H=I²RT. H=I²RT. अब रेजिस्टेंस आपको कम करना है तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए मोटा वायर लगाइए. कैसा वायर? मोटा वायर. क्योंकि R होता है ρl/A. अगर तार का एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम. एरिया कब बढ़ेगा? जब कोई मोटा हो जाएगा. तो मोटा वायर लगाएंगे तो तार का एरिया बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. क्लियर हुआ बच्चों? अगला फ्लक्स लॉस. फ्लक्स लॉस इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज नॉट परफेक्ट, सो ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज वेस्टेड. क्योंकि परफेक्ट कपलिंग होती नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की, थोड़ी थोड़ी दूर रहती हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा फ्लक्स लॉस होता है. लिंकिंग कैन बी मैक्सिमाइज बाय वाइंडिंग द कॉपर कॉइल्स वन ओवर द अनदर. तो बेटा यदि आप चाहते हो कि मेरे ट्रांसफॉर्मर की कम से कम फ्लक्स लीकेज हो, उसका एक ही तरीका है जो मैंने आपको सॉलोनॉइड वाला केस पढ़ाया था कि एक कॉइल ऐसी गई और दूसरी कॉइल को ये मेरे को नाग नागिन की पिक्चर याद आ रही है, इसको देख देख के लिपड़े रहते ना, है ना. यस, तो देखो एक दूसरे के ऊपर ऐसे इस तरीके से, फिर वो हीरो आता है गोली मार देता है, फिर वो नागिन इच्छाधारी बन जाती है, फिर हम जैसे लोगों को डसती है. समझ गए ना? तो बेटा इसमें एक दूसरे अगर परफेक्टली कपल कर दोगे इनको एक दूसरे को तो इसमें फ्लक्स लॉस बहुत हद तक बच जाएगा आपका. डन डन डनाडन डन. ओके. देन इसके बाद आता है बेटा आयरन लॉस. तो आयरन लॉस में बच्चे दो तरीके के लॉस मैंने बताए. एक बताया मैंने एडी करंट लॉस. तो एडी करंट लॉस मैंने बताया था कि जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में सब्जेक्ट किया जाता है, रखा जाता है, तो जो फ्लक्स होते हैं वो अपना खुद का कंटिन्यूअस पाथ बना के घूमना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें तो चाहिए बंद रास्ता. तो बंद रास्ता जब छोटे में ही मिल गया तो कौन घूम करके आए, क्योंकि हमें तो चाहिए था घूमना. समझ गया ना? तो व्हेन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक विद द आयरन कोर, एडी करंट आर सेट अप विच इन टर्न प्रोड्यूस हीट एनर्जी इज वेस्टेड. तो एडी करंट के कारण मान लो ये था, ये वाले को देखो, इस वाले पार्ट को, तो इतने वाले पार्ट में एडी करंट जनरेट हो गई, और जब भी करंट जनरेट होती तो वही फंडा I²RT की वजह से क्या जनरेट करती? हीट. तो ये जो कॉइल होती है ट्रांसफॉर्मर की वो क्या हो जाती है? जल जाती है, गर्म हो जाती है. क्या हो जाती है? बहुत गर्म हो जाती है, जिससे कि ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी बहुत हद तक खराब होती है, मतलब गंदी हो जाती है. ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो एडी करंट अगर आपको रोकना है तो आप इस्तेमाल करिए लैमिनेटेड कोर का. किसका यूज करेंगे? लैमिनेटेड कोर का. अगर आप सॉलिड कोर का इस्तेमाल करेंगे तो एडी करंट बढ़ेगी, बट यदि लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करेंगे तो एडी करंट घटेगी, क्योंकि एडी करंट को चलने का मौका नहीं मिलेगा. समझ में ना? एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो एडी करंट के लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी. क्लियर हुआ बेटा? आई बात मेरी समझ में? नेक्स्ट है हिस्टेरेसिस लॉस. तो मैंने बताया था जब भी अल्टरनेटिंग करंट लगाई जाती है तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन बार बार होता है. समझ गए ना? इसके कारण मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आपस में झगड़ा करते हैं, टकराते हैं. तो उस टकराहट को, झगड़े को रोकने के लिए आपको ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए जो बहुत जल्दी अलाउ करे मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन को. समझ गए ना? मतलब ऐसे सिपाही बोले तुरंत आगे मुड़ पीछे मुड़, आगे मुड़ पीछे मुड़, तो बिना सेकंड लगाए वो आगे मुड़ पीछे मुड़ हो. इसके कहने का मतलब मैग्नेटिक थ्योरी में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का खुल के सपोर्ट करें. इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए ऑन मटेरियल का हिस्टेरेसिस लूप बहुत पतला होना चाहिए. क्या होना चाहिए? बहुत पतला. समझ गए जी बेटा? यस. एक और छोटा सा लॉस होता है बेटा जिसको बोलते हैं वाइब्रेशनल लॉस, है ना? अभी कभी ट्रांसफार्मर के बगल में खड़े हुए तो आवाज आती घुम की, उसको बोलते हैं बेटा हमिंग नॉइस. क्या बोलते हैं? हमिंग नॉइस. तो यस, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हमिंग नॉइस के कारण, मैकेनिकल एनर्जी के वाइब्रेशन के कारण जो होती है लॉस होती है. समझ गए ना? तो इसका कुछ नहीं कर सकते अपन. चलिए बस ये हो गए. ओके. नेक्स्ट है बेटा एसी जनरेटर. एसी जनरेटर बेटा वही 10th क्लास में आप पढ़ करके आए हो किस तरीके से घूमता है. इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें स्लिप रिंग होती हैं, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ होते हैं, आर्मेचर होता है, बस, है ना, ब्रशेस होते हैं, लोड होते हैं, बाकी सब कुछ वही है. हाँ, अब इसके बाद यदि आता है कि इसका प्रिंसिपल लिखो, तो बेटा बहुत ही सिंपल है. वही प्रिंसिपल मैं बता देता हूँ एक बार फिर से. इसका प्रिंसिपल, एसी जनरेटर कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी देता है, एसी सप्लाई देता है.
कैसे देता है बेटा? देखो फ्लक्स इक्वल टू होता है फाई इक्वल टू फ्लक्स फ्लक्स इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, याद आया? फाई इक्वल टू बी डॉट ए तो बी ए इंटू कॉस थीटा, अगर एन फेरे लगे तो एन जिंदाबाद, एन बी ए कॉस थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो बेटा फ्लक्स इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, याद आया? अब नाउ बेटा जो ईएमएफ होता है इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो बेटा माइनस लगाया, डी बाई डी टी लगाया, फाई की वैल्यू रख दो बेटा, क्या होगी? एन बी ए कॉस ओमेगा टी, हाँ या ना? इक्वल टू माइनस है बेटा, एन कॉमन, बी कॉमन, कॉमन नहीं कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आएगा? मल्टीप्लाई में, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन में डिवाइड में, क्या बन गया बेटा? माइनस माइनस प्लस, तो इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। समझ में आया बेटा? समझ में आ गया ना? साइन ओमेगा टी की यदि वैल्यू 1 कर दो, मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी की क्या होती है? 1, तो ये बनेगा मैक्सिमम ईएमएफ। क्लियर हुआ? तो बेटा ई कैपिटल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, तो इक्वल टू बेटा इसको क्या बोला था मैंने? ई नॉट, क्या बोला था? ई नॉट साइन ओमेगा टी बन गया। तो ये वेव ग्राफ बन गया बेटा, आप इसका सिंबल बना सकते हो, ये टाइम है, ओमेगा टी है, ये क्या है? ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या है बेटा? ईएमएफ। किस तरीके की वेव जनरेट होगी बेटा? इस तरीके की। समझ में आ गया ना? ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने बहुत फास्ट पढ़ा दिया बेटा इसको, ठीक है ना? और आप चाहे थीटा डोमेन में लिख दो, ओमेगा टी में लिख दो, या टाइम डोमेन में भी मैंने बताया था आपको, ये वाला टाइम 0, ये वाला टाइम t बाई 2, फिर ये वाला टोटल टाइम t, है ना? तो इसके ग्राफ में पहले पढ़ा चुका हूं, तो मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। तो बच्चों इस तरीके से अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चैप्टर खत्म होने की। स्टे ट्यून विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।